यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है जिसे हमें हल करना है। तो इसे हल करने का मतलब ये है कि हमें ऐसे x और y ढूंढने हैं जो इन दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करें। तो चलो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अब पहला समीकरण है हमारे पास x ऋण 4y बराबर ऋण 18 के, और दूसरा समीकरण है ऋण x धन 3y बराबर 11 के। अब मैं यहां देख रहा हूं कि जो पहला समीकरण है उसमें यहां बाई तरफ हमें x दिया गया है, और जो दूसरा समीकरण है उसमें हमें बाई तरफ यहां ऋण x दिया गया है। अगर इस पहले समीकरण में मैं ये वाला भाग जोड़ दूं तो x ऋण x तो कट जाएगा, यानी कि x गायब हो जाएगा। तो चलो मैं वो करता हूं, मैं पहले वाले समीकरण में ये वाला भाग जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो यहां मैं पहला वाला समीकरण जरा दोबारा लिखता हूं। तो पहला वाला समीकरण है हमारे पास x ऋण 4y बराबर ऋण 18 के। मैं जरा ये दूर लिखता हूं यहां पर, बराबर ऋण 18 के, क्योंकि यहां पे मैं जोड़ना चाहता हूं दूसरे समीकरण का ये बाई तरफ वाला भाग। तो ये मैं यहां जोड़ता हूं, मैं यहां जोड़ रहा हूं ये वाला भाग जो है ऋण x धन 3y। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में अगर हम कोई चीज बाईं तरफ जोड़ रहे हैं तो वही चीज हमें दाईं तरफ भी जोड़नी होती है। तो चलो मैं इसे दाईं तरफ भी जोड़ देता हूं। तो हम यहां पर भी जोड़ देते हैं यही चीज जो है ऋण x धन 3y। चलो अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो यहां पर हमारे पास है x ऋण 4y, और यहां पे हमें मिल रहा है ये ऋण x धन 3y। तो यही तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर x ऋण x कट जाएगा और हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही चर बचने वाला है y का। और दाई तरफ क्या हो रहा है? तो दाई तरफ हमारे पास है यहाँ पे ऋण 18। अरे लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो x वापस से आ गया। तो ये यहाँ जोड़ के हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम एक काम तो कर सकते हैं। ये जो है ये तो बराबर है 11 के। तो क्यों ना इसकी जगह हम यहाँ पे ये रख दें जो है 11। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह रख देता हूँ ये संख्या जो है 11। अरे वाह! तो यहाँ बाई तरफ तो x गायब हो जाएगा और दाई तरफ तो x आया ही नहीं। तो हमें इस पूरे समीकरण में सिर्फ एक ही चर बचेगा जो होगा y। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये x ऋण x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ऋण 4y धन 3y, यानी ये होगा ऋण y। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हमारे पास बच रहा है ऋण y, और दाई तरफ हमारे पास है ऋण 18 धन 11 जो होगा ऋण 7। तो यही तो हम करना चाहते थे। हमने यहाँ पर एक चर x हटा दिया और हमें यहाँ पे y का मान मिल जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि, जहां पर हम एक चर को विलुप्त कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चर x हटा दिया और हमें यहाँ y का मान मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ऋण y बराबर ऋण 7 के। अब अगर दोनों तरफ मैं ऋण 1 से गुणा कर दूं या ऋण 1 से विभाजित कर दूं तो मुझे y का मान मिल जाएगा 7। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर कि जो y है उसका मान हमें मिल चुका है, वो है 7। तो हमने ये y का मान निकाला जब हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा। तो दरअसल हमने इन दोनों समीकरणों के बाई तरफ वाले भाग जोड़ दिए और दाई तरफ वाले भाग जोड़ दिए। तो ये तुम सीधे सीधे यहां पर भी कर सकते थे। तो तुम चाहते तो यहां पर एक सीधी रेखा खींच के इन दोनों समीकरणों को यहां जोड़ लेते, एक के नीचे एक। तो यहां पर आ जाता x धन ऋण x, यानी कि x ऋण x, तो ये तो कट ही जाता और यहां पर हमारे पास बचता ऋण 4y धन 3y। तो ऋण 4y धन 3y हमारे पास बचता ऋण y, जो बराबर होता यहां पर ऋण 18 धन 11 के, और ऋण 18 धन 11 हमें मिलता ऋण 7। तो हम दरअसल दो समीकरणों को जब जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए किया कि दरअसल ये किस तरह से काम करता है। तो किसी भी तरह से करें, बात तो एक ही है। हमें यहां पर मिल रहा है कि जो y का मान है वो है 7। तो y का मान हमें यहां पर 7 मिल चुका है, और अब हम निकालना चाहते हैं कि x का मान क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेके यहाँ पर y की जगह मैं 7 रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पहला समीकरण लेता हूँ। ये है हमारे पास यहाँ पे x ऋण 4y बराबर ऋण 18 के, और यहाँ पर मैं x को ऐसे ही रहने देता हूँ, बस y की जगह हमने जो अभी मान निकाला y का 7 वो रख देता हूँ। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि x का मान क्या है।
तो हमें यहाँ मिल रहा है कि x ऋण 4 गुणा 7 हो जाएंगे 28, x ऋण 28 हमें मिल रहा है ऋण 18। अब मुझे अगर x का मान चाहिए तो दोनों तरफ मैं 28 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से 28 चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा कि जो x है वो बराबर है ऋण 18 धन 28 के, और ऋण 18 धन 28 हो जाएंगे 10। तो मुझे यहाँ x का मान मिल चुका है, वो है 10। तो हमें यहाँ x और y दोनों के मान पता चल चुके हैं। तो ये x और y निर्देशांक हैं उस ऐसे बिंदु के जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। तो ये अगर मैं तुम्हें यहाँ दर्शा के दिखाऊं, तो यहाँ पर समझो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ x अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y अक्ष। तो अब अगर इस पहले समीकरण का हम आलेख बनाएंगे तो कुछ वो हमें ऐसा मिलेगा। ये होगा पहले समीकरण का आलेख जो एक सीधी रेखा है, और उसी तरह से दूसरे समीकरण का आलेख हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। समझो कि ये हो गया, तो ये हो गया आलेख हमारे दूसरे समीकरण का जो भी एक सीधी रेखा है। और ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि यहां पर, तो ये वो बिंदु हुआ जो दोनों ही रेखाओं पर है। अब इसके x और y निर्देशांक जो होंगे वो हमें मिले हैं अब यहाँ पर। तो इसका जो x निर्देशांक है यहाँ पर वो हमें मिला है 10, और इसका जो y निर्देशांक है यहाँ पर वो हमें मिला है 7। यानी कि जो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसके x और y निर्देशांक हैं 10 और 7। तो ये हो गया हमारे रेखिक समीकरण युग्म का हल।